गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसके अंदर हमने किया था परसेंटेज मेथड और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके देखा था। आज हम कर रहे हैं कुछ अनदर कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमने किया था परसेंटेज मेथड, उसका फॉर्मूला हमने किया था अच्छे से। उसको कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने ध्यान में रखने हैं। 2 important points which should be kept in mind regard to measurement of the elasticity of demand। जब भी हमने मेजर करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तो कुछ 2 पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं। वो कौन से 2 पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर कई बार क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो वो पॉइंट्स है कि नंबर फर्स्ट, चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज जो हमारा मेथड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी चेंज क्वांटिटी के अंदर या प्राइस के अंदर हम लेते हैं वो कंसीडर किया जाता है परसेंटेज के फॉर्म में ही। यानी कि एक्चुअल में अगर हमें चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन प्राइस चाहिए तो वो कैसे पता चलेगा, वो चेंज हमें कैसे समझ आएगा, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मेथड के बिहाफ के ऊपर ही समझ आता है। तो कई बार आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है, वाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसीडर्ड एज परसेंटेज चेंज। तो आप उसको आंसर दोगे कि यहाँ पे जो हमारा जो क्वांटिटी के अंदर चेंज या प्राइस के अंदर जो चेंज है इट डजंट डिपेंड ऑन द यूनिट्स। तो वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल हम ले रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ गुड चेंज फ्रॉम 5 रुपीज पर केजी टू 4 पर केजी। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 यूनिट्स ले रहे हैं। हम यहाँ पे प्राइस को रुपीस में कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये इसका यूनिट है। और दूसरा क्या है हमारे पास, जो कि हम आइटम ले रहे हैं, गुड ले रहे हैं, उस गुड को हम किसके अंदर देख रहे हैं, केजी के अंदर, ठीक है। यानी कि ये इसका यूनिट हो गया मेजरमेंट करने का। 2 चीजें हमने ली हैं तो दोनों के यूनिट हमने साथ में मेंशन किए हैं। और एग्जाम्पल में हम ये ले रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ गुड चेंज फ्रॉम 5 केजी 5 रुपीज, ठीक है, पर केजी। पहले ये रेट था, अब इसको चेंज कर दिया हमने ₹4 केजी 4 पर केजी, यहाँ पे लिखते हैं ₹4 पर केजी, राइट। तो कितना ले लिया हमने प्राइस, पहले था 5, उसके बाद हमने लिया है 4। ये एग्जाम्पल के अंदर हम ले रहे हैं। और प्राइस के चेंज होने से डिमांड के अंदर भी चेंज आता है, ठीक है, वो नॉर्मल है डिमांड के अंदर चेंज आना। तो कितना चेंज आया है डिमांड के अंदर, दिस इज प्राइस चेंज है। और अब हम लिखेंगे यहाँ पे डिमांड के अंदर कितना चेंज आया है। तो डिमांड कितनी थी, पहले 10 केजी की डिमांड कर रहे थे, अब कितनी हो गई है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 5 केजी, यानी कि 15 केजी जो है अब डिमांड हमारी हो गई है, ठीक है। तो अब ये चीज जो है हमने एग्जाम्पल लिखी है, इसको हमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा। तो यानी हमारे पास सिर्फ ये यूनिट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। प्राइस को हम रुपीस की फॉर्म में लिख के बैठे हुए हैं, ₹5 और ₹4, यहाँ पे यूनिट बता दिया। गुड्स को हमने कंसीडर कर दिया केजी के साथ। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकलता है, हाउ कैन वी डिफाइन दैट व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वो चीज हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसी एग्जाम्पल को हमें एक परसेंटाइज की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। कैसे परसेंटाइज में लेके आना पड़ेगा, हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इसका आंसर हम देंगे कुछ इस तरीके से। कैसे शो करेंगे हम कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमें यहाँ पे निकालना है। आंसर यहाँ पे कर रहे हैं हम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लिख सकते हो या डिमांड लिख सकते हो। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालते हैं, हमने किया था कि जो स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी है उसमें से अगर हम ओल्ड क्वांटिटी को लेस कर देते हैं और डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी लेते हैं तो वो फॉर्मूला बनता है चेंज इन डिमांड का। यानी कि पहले हमारी डिमांड कितनी थी, कितने यूनिट्स की लेते थे, 10 यूनिट्स, अब कितनी ले रहे हैं, 15। तो चेंज इन डिमांड कितना होगा, Q1 माइनस Q अपॉन Q। तो ये फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे लिख दिया 15 माइनस 10 अपॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो इनिशियल थी 10, राइट। तो 5 अपॉन 10 हो गया,
ये हमारा क्या निकला है, चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड की अगर हमें परसेंटाइल में लेके चलेंगे तभी हमें समझ में आएगा। इसको क्या करेंगे, इसी चीज को हम 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 अगर करते हैं तो हमें समझ में आ गया कि चेंज इन डिमांड कितना है, 50%। तो वी कैन इजीली से दैट द डिमांड इज इंक्रीज बाय 50%, राइट। तो 50% से जो है वो डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर पूछा जाएगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर चेंज इन डिमांड हमने कैलकुलेट किया है, फिर हम चेंज इन प्राइस को भी कैलकुलेट करके बताएंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकाल सकते हैं, राइट, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है लगाना जरूरी है। परसेंटेज मेथड में ही हम किसी भी चीज को जो है डिफाइन कर सकते हैं। खाली यूनिट्स की फॉर्म में हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि प्राइस के बदलने से कितना हमारी डिमांड के अंदर चेंज आया जब तक उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में नहीं लेके आते। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। नेक्स्ट आता है माइनस साइन लगाना जरूरी है। कहाँ पे, हमने जब एक फॉर्मूला किया था लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको बताया था कि माइनस जो है वो प्रीफिक्स करना पड़ेगा इन द इक्वेशन एस्टिमेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मैं आपको एक बार शो करके बताती हूँ। ये है वो फॉर्मूला जिसके अंदर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हुए माइनस यानी कि प्रीफिक्स का मतलब पहले ही हम इसको मेंशन कर देते हैं, राइट। तब हमने उसके बाद फॉर्मूले को लगाया था कि चेंज क्यू अपॉन क्यू यानी कि डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं चेंज पी अपॉन पी, या फिर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था P अपॉन क्यू चेंज क्यू अपॉन चेंज P। तो कई बार इंटरचेंज भी कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, पहले ये लिख दिया बाद में पीछे लिख दिया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे हमने माइनस का साइन जो है वो लगाना है। अब क्यों लगाना है, इसका रीजन है बिकॉज प्राइस एंड डिमांड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे, ठीक है। सो इसी वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हमें दिखाई देता है, इनके बीच में हमें नेगेटिव रिलेशन नजर आता है। अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है, दूसरी एक बढ़ रही है दूसरी कम हुई, और एक अगर कम हो रही है तो दूसरी बढ़ती है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हमें देखने को मिलता है, प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। तो इसी नेगेटिव रिलेशन की वजह से हमें यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो प्रीफिक्स करना पड़ता है टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इसको यहाँ पे प्रीफिक्स करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव की फॉर्म में निकलता है। अगर हम इसको प्रीफिक्स नहीं करेंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगा, यानी कि अगर हम आंसर निकालते हैं सिंपली तो जो आंसर हमारा निकलता है बेटे वो माइनस की फॉर्म में निकलेगा। तो वो माइनस की फॉर्म में हमें इलास्टिसिटी ऑफ नहीं देखना, हमें पॉजिटिव वे से देखना होता है। पॉजिटिवली ही आंसर आना चाहिए इसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस के बदलने से कितना डिमांड के अंदर फर्क आता है, कितने परसेंट फर्क आता है, तो वो हमें पता करना है। तो वो पॉजिटिव में आना चाहिए, इसीलिए ये माइनस का साइन हम प्रीफिक्स करते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन को शो करता है और एक्चुअल में आपका आंसर जो आए वो पॉजिटिव में ही निकल के आए। सो दैट्स व्हाई वी विल हैव टू प्रीफिक्स माइनस साइन विद दिस इक्वेशन। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, आपको अगर शॉर्ट नोट में आ जाए या 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों का क्या मतलब है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का पार्ट है, दिस इज डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसको हम डिग्रीज भी कह सकते हैं। डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, इसमें टाइप्स लिख के भी आ सकता है या फिर काइंड्स भी लिखा जा सकता है, काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एनी काइंड दिस क्वेश्चन विल बी अराइजेस इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे किसी तरीके से भी आ जाए, आपका आंसर जो है वो सिंगल एक है जो अब हम करने वाले हैं। तो डिफरेंट डिग्रीज क्या है, 5 डिग्रीज हैं जो हम रीड करेंगे विद डायग्राम। पहली डिग्री आती है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन इलास्टिसिटी डिमांड, यानी कि सीधा, यानी कि एक्स एक्सिस के बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन बनती है हॉरिजेंटल वे से,
इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, परफेक्टली का मतलब होता है, हम नॉर्मली बात करते हैं बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा खींचातान जिसके अंदर हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो बढ़ भी सकती है, बहुत उसके अंदर इलास्टिसिटी है, बहुत डाउन भी हो सकती है, जितना मर्जी चेंज अगर चाहे तो वो कर सकते हैं। दैट इज परफेक्ट इलास्टिक डिमांड उसको बोलते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है चेंजेस आ सकती हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर, कि हमारी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है अगर हमारी प्राइसेस के अंदर चेंज ना भी आए तो, ठीक है। अगर हमारा प्राइस जो है, किसी भी गुड का प्राइस जो है वो सेम रह रहा है, कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने आपको कांस्टेंट लाइन जो है वो दिखाई है, सॉरी बेटे, कांस्टेंट लाइन आपको दिखाई है, तो उसके बावजूद भी जो हमारी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाती है। या तो वो कहाँ पे हो सकती है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ क्वांटिटी 30 यूनिट्स पे, हो सकता है वो कम हो जाए 20 यूनिट्स पे, हो सकता है वो इंक्रीज होके 100 यूनिट तक चले जाए। यानी कि मैंने यहाँ पे प्राइसेस के अंदर क्या दिखाया है, नॉट चेंज, यानी कि प्राइस अगर बदलती भी नहीं है तब भी हमारी डिमांड जो है इतनी वेरिएशन दिखाता है, दैट इज कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी कि यूं ही इतना चेंज आता रहता है विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी जो डिमांड है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इट बिकम जीरो, डिमांड जो है वो जीरो हो सकती है इफ देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन द प्राइस, हल्का सा ही चेंज कर दें, यानी कि बहुत पॉइंट्स में अगर हम चेंज करते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि 7.25 है रेट उसका, 7.50 कर दें, बहुत हल्का सा अगर हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लिख के दिखाना है, पर थ्योरेटिकल में आपको ये लिखना है कि प्राइस ना बदलने से भी चेंजेस आती हैं डिमांड के अंदर। बट अगर प्राइस थोड़ा सा भी अप या थोड़ा सा भी डाउन अगर हो जाता है तो उस केस में भी चेंजेस आते हैं। क्या कि डिमांड हमारी जीरो हो सकती है अगर थोड़ा सा भी अगर प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ाएगा तो, यानी कि 20 से जीरो भी हो सकती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉल चेंजेस इन द प्राइस इट विल इंक्रीज द डिमांड। तो अगर हम स्मॉल डिक्रीज इन द प्राइस होगी, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज कर दें, ठीक है, प्राइसेस के अंदर, तो क्वांटिटी जो हमारी होती है क्वांटिटी डिमांड है, इट डिक्रीज ड्रास्टिकली चेंज, तो विदाउट एनी लिमिट इट विल इंक्रीज, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि 100, 110 तक भी चले जाए। कैसे, हमने प्राइस के अंदर सिर्फ 0.5 का या 0.25 का डिफरेंस डाला है, बहुत लिटल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिफरेंस डाला है, तो डिमांड इतनी भाग रही है उस चीज़ के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं ज़्यादा चेंज आना, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। अब इसको जो है हम किस तरीके से शो करते हैं, अगर डिग्री वाइज आपको शो करना हो तो हम बोलते हैं कि इस चीज़ की जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या होती है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाओगे तो वो जीरो भी हो जाएगी, इतना चेंज आता है, थोड़ा सा प्राइस आप कम करते हो तो वो बहुत आगे लिमिट तक भी चला जाता है, ठीक है। सो इलास्टिक डिमांड क्या होती है हमारी, इन्फिनिटिव, यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब, जैसे कि अभी हमने किया था, इलास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आना, और इन इलास्टिक का मतलब बिल्कुल चेंज नहीं आना। परफेक्टली मतलब वो टच से मस भी नहीं होगी डिमांड आपकी, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, जिसको हम जीरो चेंज इन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज irrespective of any rise or fall in the price। लास्ट वाले में हमने ग्राफ में देखा था कि थोड़ा सा चेंज आने से बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर चेंज आता है। यहाँ पे क्या है कि irrespective of any rise or fall in price, यहाँ पे डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, इरिस्पेक्टिव लेके चल रहा है, ना तो उसके राइज होने से ना उसके कम होने से। सपोज कर लो कोई आइटम है जिसका रेट P है, तो हम Q क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, राइट। अगर रेट हमारा बढ़ जाता है, P1 हो जाता है, तो उस केस में भी P1 थोड़ा सा रेट बढ़ा है, तब भी हमारी डिमांड कम नहीं हुई, तब भी हम उतनी ही क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कितना, Q। और अगर रेट हमारा कम हो जाता है, P2 हो जाता है, अगर रेट कम हो गया तब भी हमने डिमांड को आगे नहीं बढ़ाया, ये अभी भी वहीं पे कॉन्स्टेंटली खड़ी है, कहाँ पे, Q क्वांटिटी के ऊपर। यानी कि इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकली लाइन, अगर हमें नजर आती है
वाई एक्सिस के ऑपोजिट बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है वर्टिकल लाइन, तो इसको बोलते हैं कि नेवर चेंज इन डिमांड विद द प्राइस चेंज इन द प्राइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस चाहे अप हो रहा है चाहे डाउन हो रहा है, लेकिन डिमांड टस से मस नहीं हो रही है, डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर अगर चेंज ही नहीं आया तो हम लिखेंगे जीरो चेंज। यानी कि हम यहाँ पे ईडी का मतलब क्या होता है कि आपको डी के अंदर इलास्टिसिटी बतानी है कितनी है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड के अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो है। यहाँ से ना तो डिमांड एक स्टेप आगे हुई है आगे की तरफ, ना पीछे हुई है, कुछ भी नहीं हुई, तो यहाँ पे ईडी क्या है, जीरो आता है। ठीक है, तो ये कौन सी चीजों के ऊपर आता है, अगर हम जनरल कोई फूड आइटम्स लेते हैं ना रूटीन में, ऐसे कुछ चीजें जो फूड आइटम का पार्ट है, तो उन चीजों के ऊपर जो नेसेसिटी है हमारी, उनके ऊपर हमारी जो डिमांड है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है, अगर रेट थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो भी जाते हैं तो हमें पता है कि जनरली हमें उस चीज को यूज करना ही है खाने पीने की चीजों में से, तो उसकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फर्क जो है फैक्टर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक फूड है तो उसके रेट के ऊपर अगर फर्क पड़ेगा ना स्पेसिफिक, तो हमें लगेगा कि डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा रेट बदलने से। जैसे कि हम पिज़्ज़ा, हम कहते हैं ना कि अगर उसका रेट्स कम हो जाते हैं स्पेसिफिक अगर हम लेके चलते हैं तो फटाफट डिमांड उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर जनरल फूड है जो हम खा लेते हैं रेगुलर ऐसे छोटी मोटी आइटमें, तो उसको हम अगर कंसीडर करें तो उनकी डिमांड के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ इनइलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये तीसरी डिग्री है हमारी। पहली डिग्री हमने इन्फिनिटी लिखा था, सेकेंड डिग्री को हमने जीरो मेंशन किया है, थर्ड डिग्री क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब होता है 1, बिल्कुल इक्वल टू 1। अगर आपकी डिमांड जो है एज इट इज बढ़ रही है, जैसे आपका प्राइस बढ़ता है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस के अंदर आया सेम उतना परसेंट चेंज आपकी डिमांड के अंदर आया। हमने परसेंटेज मेथड में किया था ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड किसके अकॉर्डिंगली बढ़ती है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस तरह से कुछ लिखते हैं, सपोज कर लो प्राइस भी 50% जो है इंक्रीज हुई है और डिमांड भी 50% इंक्रीज हुई है, तो कट करके कितना आ गया, 1। इट मीन्स क्या हो गया कि जो इलास्टिसिटी अगर आपसे पूछा जाए कितना बदलाव आया है डिमांड के अंदर, तो आप बोलोगे यूनिटरी 1 है। यानी कि जितना परसेंटेज हमारी प्राइस बढ़ी है कम हुई है, तो जैसे प्राइस हमारी 50% बढ़ गई तो डिमांड भी 50% कम होगी, ऑपोजिट चलेगा ना, ऑपोजिट रिलेशन है दोनों के बीच में। तो अगर कट करके देखें तो 1 आता है। सो इसीलिए हम डायग्राम के अंदर लिखते हैं इस तरह से कि अगर प्राइस हमारी P1 है तो लोग Q1 क्वांटिटी खरीदते हैं। अगर प्राइस हमारी सीधा इतनी ज्यादा डाउन होगी, P2 चलेगी, तो साथ साथ उतनी ही ज्यादा फिर डिमांड भी तो बढ़ जाएगी। जितना एरिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरह से, वही एरिया आपको यहाँ पे नजर आएगा इस तरह से। इन दोनों एरिया में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नीचे तक दोनों एरिया में क्या है, कोई चेंज नहीं है, इक्वल टू है, इसीलिए ईडी क्या है, इक्वल टू 1। ठीक है, सेम परसेंटेज हमारा चेंज होता है, प्राइस में जितना चेंज और उतना ही क्या होगा हमारा क्वांटिटी के अंदर चेंज आ जाता है। तो जैसे हम ये जनरली कहाँ पे होता है, कॉमन यूज गुड्स के अंदर। ठीक है, तो हैव यूनिट इनइलास्टिक डिमांड हो सकती है। तो नेक्स्ट आता है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक का मतलब नहीं चेंज आता, और डिमांड का मतलब कि डिमांड के अंदर। ठीक है, इनइलास्टिक चेंज नहीं है किसके अंदर, डिमांड के अंदर। इसको हम लेस देन यूनिटरी भी कहते हैं, या तो बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो कि अभी हमने ऊपर लिखा था, वहां पे परफेक्टली वर्ड दिया होता है, तब तो मतलब समझ में आ जाए कि बिल्कुल ही चेंज नहीं है। लेकिन अगर खाली इनइलास्टिक वर्ड दिया जाता है तो उसका मतलब चेंज नहीं आता, या फिर बहुत ही लेस चेंज आता है। इसका मतलब ये है क्योंकि इसके आगे परफेक्टली वर्ड नहीं लिखा है। ठीक है, यानी कि लेस चेंज आता है। तो इसको हम कैसे बात करते हैं, इसको व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इज लेस देन दैट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस के अंदर जितना चेंज आया है बट परसेंटेज में उसे थोड़ा, क्वांटिटी में उसे कम चेंज आया। जैसे ऊपर हमने लिखा था ना 50% चेंज अगर प्राइस के अंदर आया तो 50% ही क्वांटिटी के अंदर चेंज आया। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अगर 50% हमारे प्राइस के अंदर चेंज आया है तो क्वांटिटी के अंदर कम चेंज आया है, यानी कि 25% चेंज आया है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो अब इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक बार। सो डायग्राम हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे अगर रेट P1 है तो कस्टमर क्या करते हैं, क्यों क्वांटिटी की परचेजिंग करते हैं। अगर प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आती है, रेट कम होते हैं, P2 रह जाते हैं, तो भी इतना रेट कम होने के बावजूद भी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी,
यानी कि ये एरिया हमें काफ़ी स्मॉल दिख रहा है, बहुत थोड़ा सा ही फर्क आया है। हालांकि प्राइस का जो कम होने का एरिया वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। इट मीन्स प्राइस जो है वो 50% चेंज हुई है, लेकिन जो डिमांड है वो भी तो ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चेंज आया है बट लेस देन यूनिटरी, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं आया। उसको बोलते हैं 25% चेंज आया है। मैंने यहाँ पे डी कर्व भी बनाया है, ऊपर हमने डी कर्व नहीं ड्रॉ किया था, मैंने वो भी मेंशन कर दिया डी, ठीक है। लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी ज़रूर, तो यहाँ पे भी हमने डी लाइन ड्रॉ करी है। तो इसका ये जो डायग्राम हमें नज़र आ रहा है एरिया वाइज, तो समझ में आ गया कि प्राइस ज़्यादा फर्क पड़ा है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है ईडी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इसको हम ईडी को किस तरह से लिख सकते हैं, लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी का साइन मतलब कि लेस देन 1, यूनिटरी को हम क्या बोलते हैं, 1 भी बोलते हैं। तो लेस देन यूनिटरी मतलब 1 से भी कम है, ठीक है। तो 1 से कम मतलब यहाँ पे 50 और 50 कट किया तो हमें 1 आ गया। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 1 से कम होगा, पॉइंट्स में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2 निकलता है, तो कितना आ जाएगा ये 0.5। तो इट मीन्स क्या हो गया, 1 से कम होता है 0.5, इसलिए लेस देन आ गया। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी डिमांड। इसको इलास्टिक डिमांड, पहले हम था इन इलास्टिक जिसको हम लेस देन यूनिटरी बोलते हैं, अब आता है मोर देन यूनिटरी। When percentage change in quantity demanded of a good exceed the percentage change in its price। तो हमें समझ में आ ही गया यहाँ पे पढ़ते ही कि यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं प्राइस के अंदर, प्राइस में अगर परसेंटेज 50% आ रहा है तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है, यानी कि 25 भी नहीं, 50 भी नहीं, 75% अगर चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी के अंदर, तो वो मोर देन हो गया ना, प्राइस से भी ज़्यादा परसेंट का चेंज हमें नजर आता है, दैट इज कॉल्ड द मोर देन यूनिटरी। तो यहाँ पे हम डायग्राम में दिखाते हैं कि अगर रेट P1 है तो क्यों क्वांटिटी की डिमांड की जाती है मार्केट में कंज्यूमर के द्वारा। अगर रेट्स हमारे जो हैं यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, रेट्स अगर कम हो जाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने P2 लिखा है, तो जो हमारी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा फर्क में आ जाती है। प्राइस का तो थोड़ा सा ही चेंज आया है, ठीक है, लेकिन डिमांड का बहुत ज़्यादा एरिया दिख रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा फर्क में नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड मोर देन यूनिटरी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे कि हमारी परसेंटेज जो है वो इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड क्या है, इलास्टिक डिमांड कहलाती है। ये 5 तरह के डिग्रीज हैं जो हमने अभी की है, या तो वो इन्फिनेटिव होगा, या फिर 0 होगा, या E इक्वल टू 1 होगा, या फिर ED लेस देन 1, या फिर ED क्या होगा हमारा मोर देन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मोर देन 1 निकलता है, ठीक है बेटे। ये थे हमारे डिग्रीज। लास्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि फैक्टर्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, फंक्शंस हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने टॉपिक किया था डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, मार्केट डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं इन द लास्ट चैप्टर, राइट। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे प्राइस के बदलने से डिमांड बदलती है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस चीज़ को इफेक्ट करती हैं। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ गुड। तो गुड्स जो है वो अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ होती हैं लग्जरीज गुड्स, कुछ होते हैं नेसेसिटी गुड्स, राइट, तो कुछ नॉर्मल गुड्स होती हैं। तो अलग अलग गुड्स के अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ गुड क्या है, उसके बिहाफ के ऊपर हमारे प्राइस इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि वो यूनिटरी है या मोर देन है या लेस देन है, या इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक है या फिर लेस इलास्टिक है, ठीक है, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक है। हमने 5 डिग्रीज करी है, इनके आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आता है। तो नेचर ऑफ गुड क्या है, नेचर ऑफ गुड में हम लेते हैं कि अगर तो गुड्स हमारी कौन सी है, सिर्फ फूड आइटम जैसे हम लेते हैं नेसेसिटी गुड्स जिसको बोलते हैं। अगर गुड्स हमारी नेसेसिटीज़ है ना, उसके बिना हम अपनी लाइफ को गुजारा नहीं कर सकते, उसके बिना हमारा सर्वाइव नहीं हो पाता, ठीक है। तो जैसे कि फूड जो बहुत ज़रूरी है, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इन चीज़ों के ऊपर रेट चेंज होने से इनकी डिमांड के अंदर जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं आता, यानी कि इनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं आता, परफेक्ट इलास्टिक वर्ड यहाँ पे नहीं दिया मैंने, सिर्फ इलास्टिक बोला है। और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लेस, यानी कि थोड़ा सा चेंज आता है, लेस देन यूनिटरी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेस देन यूनिटरी चेंज आता है क्योंकि लोगों को जो चीज़ चाहिए वो उन्हें लेनी ही है, उसकी चीज़ के ऊपर रेट का चेंज होने से उनके डिमांड के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएंगे बेटे तभी उन्होंने वो चीज़ें खानी है क्योंकि उनकी लाइफ के सर्वाइव के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए उनकी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आता। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई लग्जरी गुड्स की,
तो लग्जरी अगर आइटम हम लेंगे तो लग्जरी आइटम की चेंज होने से, रेट के चेंज होने से उनकी डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ों की प्राइस जो है वो डाउन हो जाती है तो डेफिनेटली बहुत सारे कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि जो लग्जरीज आइटम्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है, मोर इलास्टिक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि उनमें ज़्यादा फर्क आता है, उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक वर्ड बोल सकते हैं। इलास्टिक किसको कंसीडर करता है, हमने ये पॉइंट किया था अभी, मोर देन को। आपको बार बार यहाँ पे याद करवाती रहूंगी मैं, मोर देन यूनिटेरी, ताकि आपको लर्न हो जाए। राइट, इसको कई बार ये बुक्स में मोर देन यूनिटेरी लिखा होगा, मोर देन इलास्टिक लिखा होगा, या कि खाली इलास्टिक लिखा होगा, तो एक ही बात है। तो इसके अलावा अगर हम गुड्स बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कंफर्ट गुड्स होती हैं ना, कंफर्ट गुड्स, तो उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब मोर देन यूनिटेरी। जैसे कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम फ़ैन की बात कर लें तो फ़ैन हमारी नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी क्या होती है, जिसके बिना हम लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते, खाना पीना, ठीक है, और रहना, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी नेसेसिटी है। लेकिन यहाँ पे फ़ैन जो है वो नेसेसिटी नहीं है, लेकिन हमारा कंफर्ट है, तो कंफर्ट हमें चाहिए। तो अगर कंफर्ट में थोड़ा सा रेट उसके चेंज होते हैं तो उसकी डिमांड के अंदर भी चेंज आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर हमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट किसी चीज़ का मिल जाता है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, मोर इलास्टिक। ठीक है, तो जैसे कि अब हम खाने पीने चीज़ में से पल्सेस की बात कर लेते हैं। तो अगर दालें जो है लोग खाते हैं तो एक पल्स का रेट जो है वो चेंज हो जाता है, प्राइस में चेंज आता है। तो इससे हम क्या करते हैं, उस पल्सेस को छोड़ के कोई और आइटम सेकंड जो है, अलग अलग तरह की दालें या गेंस मिलते हैं, हम वो जो है यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है मार्केट के अंदर। तो इट मीन्स उनकी डिमांड क्या हो जाती है, मोर इलास्टिक। यानी कि थोड़ा सा भी रेट अगर चेंज करोगे दालों का तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट हमें मार्केट में और दालों के उसके बदले में मिल सकती है। राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट आइटम्स का जो होता है वो इलास्टिसिटी वो मोर इलास्टिक होती है। राइट, इसके बाद आता है प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल का भी क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही बहुत महंगी होती हैं, हायर प्राइस वाली होती हैं, तो ऐसी प्राइसेस, हायर प्राइसेस आइटम, तो ऐसी आइटम का रेट अगर बढ़ जाता है, रेट अगर इंक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उनके जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो चीज़ महंगी है और रेट उसका फिर से और बढ़ गया है तो डेफिनेटली उसकी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम होगी, यानी कि डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क, यानी कि मोर इलास्टिक, मोर फर्क। आपको यहाँ पे मोर इलास्टिक सिर्फ ये नहीं बताना कि डिमांड बढ़ जाती है, मोर इलास्टिक आप डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी इसके लिए भी यूज़ करते हो ये वर्ड। ठीक है, इस तरह लेस वाला भी दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम यहाँ पे रेट बढ़ा रहे हैं तो डिमांड क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा पीछे आ गई, इट इज़ मोर इलास्टिक। लेकिन अगर रेट है, लोअर प्राइसेस आइटम है जिसका कीमत पहले से ही कम है, अगर मार्केट से हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेने, कुछ डस्टर लेने जा रहे हैं, कुछ झाड़ू लेने जा रहे हैं, इनकी कीमत पहले ही कम है, ठीक है, तो इनके रेट्स अगर बढ़ भी जाते हैं तो उनका हमारी डिमांड के ऊपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिमांड के ऊपर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यानी कि लोअर प्राइसेस आइटम्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी लेस होगी, उसको बोलेंगे कि लेस इलास्टिसिटी, उसका हमारा कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, यानी कि इन इलास्टिक कह सकते हैं इनकी डिमांड को। यहाँ पे मोर इलास्टिक लिखा है, यहाँ पे ऐसी चीज़ों को हम लेस इलास्टिक बोलेंगे, लेस इलास्टिक। राइट बेटे, ये हो गया प्राइस लेवल का फर्क पड़ता है। एक होता है प्रपोर्शंस ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड ऑन द गुड। हमारे कंज्यूमर की इनकम, उसका कितना हिस्सा जो है हम उस आइटम के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इस बात का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर कंज्यूमर का जो इनकम है उसका लार्ज पार्ट जाता है, लार्ज पार्ट जो है वो खर्च करता है आइटम के ऊपर, तो डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होगी, डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि इनकम का लार्ज पार्ट अगर वो खर्च करेगा, इट डजेंट मैटर कि उसकी इनकम कितनी है, ही विल स्पेंड मोर मनी टू परचेज दिस आइटम। तो ज़्यादा मनी स्पेंड करेगा तो ज़्यादा डिमांड करेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक। इस तरह से अगर कंज्यूमर मार्केट में है तो डिमांड मोर इलास्टिक होती है। लेकिन अगर इनकम का कम पार्ट जो है वो खर्च किया जाएगा तो क्या हो जाएगी डिमांड, इलास्टिक टू डिमांड क्या लिखेंगे हम, लेस इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड ऑफ रिस्पॉन्स। टाइम पीरियड का भी फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि हम यूज़ में लेके आते हैं, हमारी हैबिट होती है उन चीज़ों को यूज़ करना। तो अगर हमारे पास टाइम पीरियड शॉर्ट है, अगर हम 1 वीक की बात करें, 1 मंथ की बात करें, तो इस मंथ में तो हम अपनी आदतों को जल्दी बदल नहीं सकते, तो हम एज यूजुअल उस चीज़ का इस्तेमाल या इनकी यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, तब तो उस चीज़ की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, यानी कि मोर आएगी, सॉरी कम आएगी, यानी कि इन इलास्टिक आएगी। ठीक है, यानी कि इन इलास्टिक, क्योंकि वो चीज़ें जो है उसने परचेज करनी है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेस फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो उसके हैबिचुअल हो चुका है, उसको हैबिट है उस चीज़ को यूज़ करने की, तो वो जल्दी जल्दी आदत, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर उसकी आदतें नहीं बदल सकती। तो रेट अगर बदल भी जाते हैं तब उसकी जो परचेजिंग है वो ज़्यादा फर्क में नहीं लेके आएगा। उसको वो चीज़ चाहिए तो इट मीन्स चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं किसी को अल्कोहल की हैबिट है, ठीक है, तो टाइम पीरियड उसके बाद शॉर्ट है, इतने टाइम पीरियड में तो अपनी चेंज भी नहीं कर सकता। या कोई ऐसी चाय पीने की हैबिट है, चाय का रेट अगर बदल भी जाता है तो सिंपल क्या है, वो पर्सन उसको नहीं छोड़ता। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड अगर हो जाए, अगर हम लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करें तो पर्सन की आदतें बदल जाती हैं, तब वो उसकी हैबिट चेंज हो जाती है किसी चीज़ को यूज़ करने की। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम पीरियड है, तब हम कह सकते हैं उसकी डिमांड में चेंज आ सकता है। तो उसको हम उसी जगह पे नहीं रखेंगे, वो पर्सन आगे भी जा सकता है, मूव कर सकता है किसी और आइटम को परचेज करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए हम लिख सकते हैं कि इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, पहले हमने लिखा था इनइलास्टिक, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर अगर इलास्टिक डिमांड लिखना हो तो हम लिखेंगे इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है बेटे, इलास्टिक हम बार बार बोल रहे हैं, मोर देन यूनिटेरी। मोर देन यूनिटेरी, यानी कि अगर एक पर्सन जो है चाय पीने की हैबिट है, चाय अगर रेट बढ़ जाते हैं तो उसके पास लॉन्ग टाइम पीरियड है, वो अपने आदतें बदल भी लेता है धीरे धीरे, तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती है। इस तरह के अगर अदर कंज्यूमर्स भी हैं मार्केट में तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर फ़र्क डालती हैं। लास्ट पॉइंट है बेटे हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट जो है वो पर्सन्स की चेंज नहीं होती, तो उसकी वजह से भी जो है फ़र्क पड़ता है। हैबिट जैसे कि किसी को ज़्यादा, अभी हम ले रहे थे एडिक्ट पर्सन है अल्कोहल का, ठीक है, तो अल्कोहल अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसका एडिक्शन है, उसको एडिक्ट है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो करेगा, यानी कि उसकी डिमांड के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डिमांड क्या होगी उसके इसमें, इनइलास्टिक, चाहे रुपीज़ जितने मर्जी इंक्रीज हो जाएं उसने वो चीज़ लेनी है, यानी कि डिमांड क्या है उसकी, इनइलास्टिक। परफेक्टली वर्ड नहीं लिखा, इनइलास्टिक का मतलब चेंज तो होगी, लेस चेंज, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कैजुअल जो है वो लेता है, कैजुअल टेकर है, ठीक है, किसका, अल्कोहल का, तो हमेशा नहीं यूज़ करता, उसको कभी कभार उसने यूज़ करना है, तो प्राइस की चेंज होने से उसकी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। तो उसकी अगर रेट बढ़ जाएंगे तो वो पक्का उसकी जो है डिमांड कम कर देगा, बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा अगर रेट बहुत हाई हो गए तो, ठीक है। तो इसका मतलब मोर इफेक्ट, यानी कि ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर रेट बढ़ गए तो बहुत ही ज़्यादा डाउन कर देगा उसकी परचेजिंग करना, उसको बोलते हैं मोर देन यूनिटेरी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटे, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप दोबारा एक बार बुक में पढ़ोगे तो आपको ये सारे के सारे 6 पॉइंट जो है वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेटे यहीं पे खत्म होता है।